दूरियां जब बढ़ीं, गलतफहमियां भी बढ़ने लगी। फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। गुलजार साहब की इन पंक्तियों के साथ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिर पुराना मौसम लौटा का एपिसोड नंबर 2। जैसा कि आपको याद होगा, रेखा ने बहुत कोशिश की मगर रियांश को मना ना पाई। रियांश के पेरेंट्स और प्रिंसिपल सर सभी दुविधा में थे। मैं तब भी स्टाफ रूम में थी और नज़रें रियांश पर ही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना पेन टेबल पर रखा और पहुंची प्रिंसिपल सर के रूम में। मैं भी रियांश को मनाने लगी हॉस्टल चलने के लिए, पर वो कहाँ किसी की सुन रहा था। मैंने उसके रोने की परवाह किए बिना बोलना शुरू किया। आपने डक्स और उसके बेबीज को स्विमिंग करते हुए देखा है? रियांश ने रोना बंद कर मेरी तरफ देखा। हाँ रियांश, सारी डक्स पॉन्ड में स्विमिंग कर रही हैं और खूब शोर मचा रही हैं, मैंने उसका ध्यान बटाते हुए कहा। रियांश ने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखा और पूछा, कहाँ? उसकी निश्चल आंखों ने जैसे किसी तेज धार से मेरे दिल पर वार किया था। धक सा रह गया था मेरा दिल उसका मासूम चेहरा देखकर। उसने धीरे से हामी भरी जब मैंने पूछा, आप देखने चलोगे डक्स? मैंने भी झट से उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ी। उसका हाथ मानो मक्खन की डली थी। आज भी मक्खन वाला वो फील मेरे दिल की हार्ड डिस्क में सेव्ड है। रियांश, आपको मालूम है मामा डक का नाम चिंकी है और बेबीज का नाम पीकू, चीकू और मिनी। अरे आप उनको बुलाओगे तो आपके पास भी आ जाएंगी। रियांश मेरी कहानी सुनता हुआ मेरे साथ चलता रहा। हमारे स्कूल की बिल्डिंग के पीछे किंडरगार्टन सेक्शन में एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें खूब सारे कलरफुल बर्ड्स थे। एक छोटा सा तालाब भी था, उसमें बतखें और मछलियां थीं। छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करते थे वहाँ। डक्स के पापा कहाँ हैं? ये पिज़्ज़ा खाते हैं? इनको स्विमिंग करना किसने सिखाया? रियांश के ऐसे कई सवालों के जवाब देते हुए मुझे मज़ा आ रहा था, पर दिल के एक कोने में दर्द भी था। मन ही मन उससे माफ़ी मांग रही थी, उसको उसके पेरेंट्स से दूर करने के लिए। हर साल हॉस्टल में इतने नए बच्चे आते थे, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा रियांश के लिए कर रही थी। शायद इन्हीं को पिछले जन्मों के संबंध कहते हो। लंच ब्रेक की बेल सुनाई दी तो देखा 1 घंटा बीत चुका था। रियांश को भी शायद भूख लग चुकी थी, तभी लंच के नाम पर झट से चलने को तैयार हो गया। हम दोनों मेस में सब बच्चों के साथ जाकर बैठ गए। बच्चों ने प्रेयर की और लंच करने लगे। रियांश ने राजमा चावल बड़े शौक से खाए, मगर कस्टर्ड देखकर बोला, मुझे कस्टर्ड नहीं खाना, चॉकलेट मफ़िन खाना है। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि शाम को मैं उसको चॉकलेट मफ़िन ला के दूंगी। फिर मेस से मैं उसको सभी बच्चों के साथ गेम्स रूम में ले गई। वहाँ उसको एंजॉय करते देख मैं प्रिंसिपल रूम चली आई। मुझे लगा रियांश के पेरेंट्स जा चुके होंगे, मगर वो वहीं थे। मुझे देखते ही दोनों उठकर मेरे पास आ गए। हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे मैडम रूही, वो बोले। मुझे लगा थैंक यू बोलना होगा, मगर मिसेस कपूर ने आगे बढ़कर अपना डायमंड ब्रेसलेट मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, आप प्लीज़ रियांश का ख्याल रखिएगा, बहुत लाड से पला है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में। कम से कम 2-2.5 लाख का ब्रेसलेट था। मैं एकदम कंफ्यूज हो गई। नहीं मिसेस कपूर, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज़, मैं उसका ख्याल ज़रूर रखूँगी, मेरी ड्यूटी है ये। आप ये ब्रेसलेट वापस लीजिए, मैंने कुछ इरिटेटिंग सी आवाज़ में कहा। मगर वो नहीं मानी। उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान से कुछ ना बोल पाई, बस अपने दोनों हाथों से कसकर मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरी नज़र जैसे ही प्रिंसिपल सर पर पड़ी तो उन्होंने इशारे से मुझे ब्रेसलेट रख लेने के लिए कहा।
मिसेस कपूर को देखकर मैं कुछ भी ना बोल पाई। तभी रियांश के फादर मुझे अपना बिजनेस कार्ड थमाते हुए बोले, आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉल कर दीजिएगा। और थैंक यू बोलकर अपनी महंगी वाली बड़ी सी गाड़ी में बैठ गए। जब तक गाड़ी गेट से बाहर नहीं निकली, मेरी नज़रें गाड़ी से नहीं हटी। मैंने ब्रेसलेट प्रिंसिपल सर को दे दिया, मगर सर ने कहा, ये तुम्हें दिया है रूही, तुम रखो। इतनी बड़ी कीमत वाला ब्रेसलेट, उसकी तरफ देखते हुए वही ख्याल फिर जहन में घूमने लगा कि क्या मजबूरी हो सकती है जो 5 साल के बच्चे से भी ज्यादा बड़ी है। मुझ जैसे मिडिल क्लास वालों को तो ये लगता था कि अगर पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। मैं अपने मम्मी पापा से दूर सिर्फ इसलिए जॉब कर रही थी क्योंकि अच्छी सैलरी थी बोर्डिंग स्कूल में, और रहना खाना पीना सब फ्री था, तो पूरी सैलरी बच जाती थी। मम्मी पापा का खर्चा आराम से निकल जाता था। भैया भाभी अपनी फैमिली के साथ अलग हो गए थे क्योंकि पापा भैया से बिल्कुल बात नहीं करते थे, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही हो गई थी। अगर उस शहर में ही इतनी सैलरी मिल जाती तो कभी मम्मी पापा से इतना दूर ना रहती। इवनिंग टी की बेल बज चुकी थी। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। बहुत काम बाकी रह गया था। इवनिंग टी के बाद मैं और इशिता काफ़ी देर तक एडमिशन पेपर्स कंप्लीट करते रहे और फिर अपने रूम में जाने के लिए उठ गए। मेरा और इशिता का रूम टीचर्स एकोमोडेशन के फर्स्ट फ्लोर पे साथ साथ था। चलते हुए इशिता बोली, थैंक गॉड वो नया स्टूडेंट एडजस्ट हो गया। रूही मैम, आज तो आप उसके साथ ही बिजी रहे। हाँ इशिता, आई होप जल्दी एडजस्ट हो जाए हॉस्टल में। तभी राजू, हमारे हॉस्टल का केयरटेकर, भागता हुआ हमारे पास पहुंचा। रूही मैडम, आपको रेखा मैडम बुला रही हैं। वो जो नया बच्चा आया है ना आज, वो बहुत तंग कर रहा है, राजू बोला। मैंने अपना लैपटॉप बैग और कमरे की चाबी इशिता को दी और वहीं से हॉस्टल के लिए मुड़ गई। हॉस्टल के गेट तक रियांश की चीखने की आवाजें आ रही थी। मन ही मन रियांश के माँ बाप को कोसती हुई मैं हॉल में पहुंची। मैंने कुछ नहीं देखा, बस रियांश का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, और उसे लेकर गेट से बाहर आ गई। वो भी चुप हो गया था। रेखा घबराई हुई बाहर आई और बोली, रूही मैम, कहाँ ले जा रहे हो इसको? रेखा, अभी तो सिर्फ हॉल से बाहर लाना था, इसको देखकर और नए स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाएंगे, मैंने कहा। रेखा, इसे मैं अपने साथ अपने रूम में लेकर जा रही हूँ, तुम राजू के हाथ इसका बैग वहीं पहुँचा दो, मैंने रेखा से कहा। रेखा घबराकर बोली, नहीं मैम, ये अलाउड नहीं है, एक बार प्रिंसिपल सर से पूछ कर आती हूँ। रेखा, सर अपने घर जा चुके हैं, तुम टेंशन ना लो, मैं खुद ही उन्हें कल सुबह सब बता दूंगी। सब स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने से तो अच्छा है ना। अच्छा रेखा, तुम मेरा और रियांश का डिनर मेरे रूम में ही भेज देना और जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैंने हंसते हुए कहा। रियांश ने बड़े आराम से अपना नाइट सूट पहना और मुझे अपने पुराने स्कूल की कहानियां सुनाने लगा। हमने डिनर भी कर लिया, पर उसकी कहानियां ख़त्म ही नहीं हुई थी। मैं भी कमरा समेटते हुए हूँ हाँ करती रही। जब तक मैं मुँह हाथ धोकर आई तो देखा वो सो चुका था। सुबह होते ही उसे तैयार कर ब्रेकफास्ट के लिए मेस में उसकी क्लास टीचर को हैंड ओवर किया। फिर मैं और रेखा सीधे प्रिंसिपल सर के पास पहुंचे। पूरी उम्मीद थी हमें कि दोनों को खरी खोटी सुननी पड़ेगी सर से। सर बहुत स्ट्रिक्ट थे हॉस्टल और स्कूल के रूल्स को लेकर, पर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही जब सर ने कहा कि जब तक रियांश एडजस्ट न हो जाए हॉस्टल में, उसे रूही के ही रूम में रहने दो। पहले सोचा रियांश पर इतनी मेहरबानी क्यों, फिर महसूस हुआ कि कपूर्स मुझ जैसी एक टीचर को अगर 2 लाख का ब्रेसलेट दे सकते हैं, वो भी बिना चेहरे पे शिकन के, तो स्कूल मैनेजमेंट को तो कुछ तगड़ी वाली डोनेशन दी होगी। 6 महीने तक रियांश मेरे कमरे में ही रहा। फिर मैंने और रेखा ने काफ़ी कोशिशों के बाद उसको हॉस्टल में सुलाना शुरू किया।
लेकिन मेरी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे रात को 8 से 9 उसके साथ ही रहना होता था। मेरी कहानियाँ सुनते और अपनी बातें सुनाते हुए वो सो जाता था। उसके हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद कितने दिन तो मैं भी रात को करवटें बदलती रही, बड़ा सूनापन महसूस करती रही। ये सोचकर बहुत हैरान होती थी कि 6 महीने में एक बच्चे से मुझे इतना लगाव हो गया। उसके माँ बाप कैसे रह लेते होंगे उसके बिना। 7 साल बीत गए थे रेयांश को स्कूल में आए हुए। 7th क्लास में हो गया था। पैसे का गरूर भी बढ़ गया था उम्र के साथ। छुट्टियों में हर बार नई गाड़ी लेने आती थी और छोड़ने आती थी, पर हर बार ड्राइवर ही आता था। कभी उसके पेरेंट्स को दोबारा नहीं देखा। पर हाँ, छुट्टियों के बाद जब भी घर से वापस आता तो एक गिफ्ट ज़रूर लाता मेरे लिए, और मेरे लाख मना करने पर कहता कि मम्मा ने भेजा है, उनको वापस कर देना। मेरा और रेयांश का रिश्ता भी बहुत गहरा हो गया था। रेयांश अब अपनी अक्कड़ में भी रहने लगा था। बस एक मैं थी जिसकी बात मानता था। मैं प्यार भी तो बहुत करती थी उसको। ज़्यादातर तो खुद ही सो जाता था अब, पर कभी कभी नींद ना आए तो आसमान सिर पे उठा लेता था और मुझे ही जाना पड़ता था सुलाने उसको। मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी, कप भी ठंडा हो चुका था और नींद भी आ रही थी। अब बस सोच रही थी कि रेयांश जब स्कूल से चला जाएगा तो पता नहीं कैसे दिल लगेगा स्कूल में मेरा। कैसा रहेगा रेयांश और रूही का रिश्ता, ये आपको सुनाऊंगी फिर पुराना मौसम लौटा के एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर।